नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 12 फरवरी 2023 है आज। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में। डेली के टॉप 5 क्वेश्चन को हम अपने करंट अफेयर्स में कवर करते हैं और उन्हें सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ आप नए हैं साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा SSB D2 क्या है। आप सभी को बताना साथियों कि SSLV D2 क्या है। एक उपग्रह प्रक्षेपण यान है या एक अत्याधुनिक रडार है या रूस का एक हाइपरसोनिक मिसाइल है या चीन का स्पाइस बैलून है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक उपग्रह प्रक्षेपण यान है साथियों, जो भारतीय अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। और ये SSLV D2 प्रक्षेपण यान सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि हाल ही में इस प्रक्षेपण यान ने एक साथ 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, क्योंकि ये अब तक का पूरी दुनिया में सबसे छोटा लॉन्च व्हीकल है और भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे छोटे लॉन्च व्हीकल ने एक साथ 3 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास लिख दिया है इसरो के पन्ने में। तो साथियों, हम बात करेंगे SSLV D2 प्रक्षेपण यान की, जिसने एक साथ 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा लॉन्च व्हीकल है यानी प्रक्षेपण यान है। आप लोग जानते होंगे शुरुआत में जो प्रक्षेपण यान हमारे साथ हुआ करते थे उसमें SLV हुआ करता था, उसके बाद PSLV आया, उसके बाद GSLV आया और जो SLV हुआ करता था एक तरीके से उसी का उन्नत वर्जन है SSLV D2, और जिसने एक साथ 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। और हम बता दें साथियों आपको कि SSLV D2 ने किन 3 सैटेलाइट को एक साथ प्रक्षेपित किया है। तो उसमें सबसे पहले जो सैटेलाइट है वो है EOS 07। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है साथियों, जबकि दूसरा जो सैटेलाइट था वो था जानूस फर्स्ट, ये अमेरिका का एक सैटेलाइट था। जबकि तीसरा सैटेलाइट जो था वो आज़ादी सैट था, जिसे स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई के द्वारा निर्मित किया गया। आप सभी को पता है कि आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस से लेके 100वें स्वतंत्रता दिवस तक हम आज़ादी का अमृत काल मनाएंगे। उसी के तहत अब हमारे इसरो ने भी एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है आज़ादी सैट। तो इन 3 सैटेलाइट को SSLV D2 प्रक्षेपण यान के द्वारा इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया और ये इसरो का अब तक का सबसे हल्का और सबसे छोटा प्रक्षेपण यान है, जिसके द्वारा 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अब हम बात करते हैं इसरो के महत्वपूर्ण उपलब्धियों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसरो की साथियों। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को ही थी। विक्रम अम्बालाल साराभाई साहब ने इसरो की स्थापना की थी। इसरो का मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में और इसरो का जो प्रथम उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट साथियों, जिसे हमने USSR यानी तत्कालीन सोवियत संघ के मदद से हमने 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था। तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। हमने कब लॉन्च किया था? 19 अप्रैल 1975 को। किसकी मदद से लॉन्च किया था अगर पूछा जाए तो USSR यानी सोवियत संघ की मदद से। जबकि दूसरा सैटेलाइट साथियों जो था वो भास्कर था। भास्कर, जिसे 7 जून 1979 को प्रक्षेपित किया गया, इसे भी USSR के मदद से भेजा गया था साथियों। तो पहले 2 सैटेलाइट जो हमने भेजी, जैसा हमने कहा, पहला आर्यभट्ट था, ये महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी के नाम पे था। जबकि दूसरा भास्कर जो महान गणितज्ञ थे उनके नाम पे रखा गया। तो भारत के इसरो ने
एक तरीके से अपने महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्रियों को सम्मानित करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए पहले आर्यभट्ट उसके बाद भास्कर नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। हालांकि आर्यभट्ट सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित नहीं हो पाया था, लेकिन भास्कर कक्षा में स्थापित होने वाला सफलतापूर्वक पहला सैटेलाइट था। उसके बाद साथियों हमने सैटेलाइट की रोहिणी सीरीज चलाई, आप सभी को पता होगा। और उसके बाद हमारे पास एक प्रक्षेपण यान आया SLV। जी हाँ, और रोहिणी सीरीज को कक्षा में स्थापित करने के लिए भारत ने किसी की मदद नहीं की, यानी भारत ने किसी की मदद नहीं ली। तो एक तरीके से जो रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट थे उसमें रोहिणी फर्स्ट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने में भारत ने अपनी सफलता खुद हासिल की। इसमें ना तो नासा की हमने मदद ली, ना ही हमने USSR की ली। उसके बाद हम साथियों जानते हैं हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल आया, SLV के बाद PSLV आया और उसके बाद GSLV आया। और आप लोग जानते हैं साथियों GSLV जो मार्क 3 है वो हमारा इसरो का बाहुबली रॉकेट है, जिसके द्वारा हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं। और इसी GSLV मार्क 3 के द्वारा हम अंतरिक्ष में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। तो इसरो की क्या क्या उपलब्धियां रही उस पर चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त में साथियों। आप सभी लोग जानते होंगे एक बैलगाड़ी से इसरो का सफर स्टार्ट हुआ था और हमने चांद और मंगल तक का सफर एक बैलगाड़ी से तय किया। तो सबसे पहले चंद्रयान ने इसरो के अध्याय में एक नई सफलता जोड़ी। उसके बाद हम देखते हैं मंगलयान और उसके बाद एक साथ 104 सैटेलाइट को जब हमने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, USSR का रिकॉर्ड तोड़ा। और उसके बाद चंद्रयान 2 और भारत ने अपना भारतीय पोजीशन सिस्टम बना लिया है नाभिक। जिस तरह अमेरिका के पास आप सभी को GPS मिलेगा, उसी तरीके से चाइना के पास अपना है, रूस के पास अपना है, यूरोपियन यूनियन के पास अपना है और अब भारत के पास भी अपना खुद का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जैसे GPS जैसा हो जाएगा, जिसे हमने नाभिक नाम दिया है। और हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल को भी लॉन्च करने में साथियों सफलता अर्जित की। तो इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले चंद्रयान पे, उसके बाद मंगलयान पे, फिर चंद्रयान 2 पे, फिर 104 सैटेलाइट पे और भारतीय पोजीशन सिस्टम पे। तो हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला साथियों। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट ने, जिसने इसरो के इतिहास में एक नई उपलब्धि जोड़ी। जी हाँ, 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया, जिसका वजन साथियों 1758 किलोग्राम था। और चंद्रयान फर्स्ट ने 1 मई 2009 को अपनी विदाई ले ली, यानी एक तरीके से इसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। लेकिन 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान फर्स्ट, जिसे हमने PSLV C11 से प्रक्षेपित किया। तो चंद्रयान फर्स्ट से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, आप उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट को कब भेजा गया था? सवाल नंबर 1, 22 अक्टूबर 2008 को। सवाल नंबर 2, किससे प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C11 से। सवाल नंबर 2। तीसरा सवाल कि चंद्रयान फर्स्ट का वेट कितना था? तो 1758 किलोग्राम वेट था। दूसरा, इसके अलावा अगला जो सवाल बन सकता है कि चांद की कक्षा में कब स्थापित हो गया था चंद्रयान? तो साथियों 14 नवंबर, जी हाँ 14 नवंबर 2008 को चांद की कक्षा में पूर्णतः स्थापित हो गया था चंद्रयान फर्स्ट। और 1 मई 2009 को इसका कार्यकाल पूरा हो गया। और चंद्रयान फर्स्ट की उपलब्धियों की बात करें साथियों, तो जल की पुष्टि चांद पे चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा ही की गई है, जिसे बाद में नासा ने भी अपनी मोहर लगा दी कि जी हाँ, चंद्रयान फर्स्ट ने जो कहा था कि चांद पे जल है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, वो सत्य है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि चंद्रयान फर्स्ट की रही, बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की रही, बहुत बड़ी उपलब्धि इसरो की रही। अब साथियों हम बात करेंगे मंगलयान की, जिसे कोई ना कर सका उसे हमने कर लिया। जी हाँ,
मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, जिसे 5 नवंबर 2013 को PSLV वर्जन C-35 से प्रक्षेपित किया गया। और इस मार्स ऑर्बिटर मिशन ने भारत को तब 4 चांद दिया, 4 चांद लगा दी इसरो में, जब ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया। जी हाँ, मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन कब भेजा गया था? सवाल नंबर 1 यह आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। सवाल नंबर 2 आपसे बन सकता है कि किससे भेजा गया था? PSLV C-25 से भेजा गया था। सवाल नंबर 3 कि मंगल की कक्षा में मंगलयान कब स्थापित हुआ? तो 24 सितंबर 2014 को स्थापित हुआ। सवाल नंबर 4 बन सकता है कि मंगल की कक्षा में स्थापित होने वाले इस उपग्रह में भारत की जो उपलब्धि है वो किस नंबर की? तो उसका भी आंसर होगा 4। दरअसल साथियों, हमसे पहले नासा, USSR और यूरोपियन यूनियन ही 3 ऐसे अंतरिक्ष एजेंसी रहे हैं जिसने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। और जैसा हमने कहा कि 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में जब हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन पहुंचा, तब हमने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया और दुनिया में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले चौथे देश बन गए, जबकि अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाले दुनिया के एकमात्र पहले देश बन गए। क्योंकि इससे पहले नासा, USSR, यूरोपियन एजेंसी जैसे धनी अंतरिक्ष एजेंसियों ने मंगल की कक्षा में पहली बार प्रवेश करने में बार बार असफलता पाई, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के तकनीकी ने एक ऐसा कमाल किया कि मंगल की कक्षा में पहली बार ही प्रवेश कर गया। और साथियों, हमने जो मंगलयान भेजा था उसकी लागत केवल 450 करोड़ रुपया थी। यानी एक हॉलीवुड मूवी जो बनती है उससे भी कम खर्च लगा था इस मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत उपलब्धि भारत के लिए, नासा के लिए, इसरो के लिए। अब बात करेंगे उस उपलब्धि की साथियों जिसने पूरी दुनिया में एक तरीके से तहलका मचा दिया था, क्योंकि भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। इससे पहले रूस के पास कीर्तिमान था, शायद उसने एक साथ 24 अंतरिक्षयान, आई थिंक 24 या 26 ऐसे करके कुछ सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एक साथ स्थापित किया था। लेकिन हमने इससे भी पहले 2015 में ही रसिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जब हमने 57 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। लेकिन 2015 में तो हमने 57 सैटेलाइट को एक बार प्रक्षेपित करके रूस का रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन 2017 में हमने एक और कीर्तिमान स्थापित की, हमने इस बार सेंचुरी लगाई और सेंचुरी से भी ऊपर 4 अंक हमने हासिल किए। यानी एक साथ 104 सैटेलाइट को हमने अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। अब इससे संबंधित क्या क्या सवाल बन सकते हैं उस पर आप नजर डालिए। तो पहला सवाल साथियों ये बन सकता है कि हमने कब 104 उपग्रह का प्रक्षेपण एक साथ किया था? तो वो डेट याद कर लीजिए, 15 फरवरी 2017। जी हाँ, 15/2/2017 वो शुभ दिन था, वो शुभ घड़ी थी जब हमने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा। अब अगला सवाल ये बन सकता है, हमने किस प्रक्षेपण यान से भेजा? जी हाँ, PSLV अभी भी हमारे साथ जुड़ा रहा, लेकिन PSLV का C-35 जो था उससे हमने प्रक्षेपित किया 104 उपग्रह को। इस 104 उपग्रह में साथियों 3 जो उपग्रह थे वो भारत के थे, जबकि 101 उपग्रह थे वो विदेशी थे। तो 101 विदेशी उपग्रह और 3 भारतीय उपग्रहों को लेके PSLV C-37 अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर गया इन 104 उपग्रहों को।
अगला जो इसरो का कीर्तिमान रहा साथियों, वो कीर्तिमान स्टार्ट हुआ 22 जुलाई 2019 को, जब हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। और ये किससे लॉन्च किया था, ये सवाल बन सकता है। तो इसको हमने लॉन्च किया अपने नए लॉन्च व्हीकल GSLV Mach 3 यानी बाहुबली से। जी हाँ, GSLV Mach 3 यानी M3 से हमने लॉन्च किया था चंद्रयान 2 को। कब लॉन्च किया था साथियों, अभी हमने बताया आपको कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। तो दो सवाल आपके तैयार हो गए। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को। किससे लॉन्च किया गया था, GSLV Mach 3 से, जो हमारा बाहुबली रॉकेट कहलाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए। आपके 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि चांद की कक्षा में कब स्थापित हुआ था, कब पहुंचा था चंद्रयान 2। तो इसका सही आंसर है 6 सितंबर 2019। जी हाँ, 6 सितंबर 2019 को चांद की कक्षा में हमने प्रवेश किया। हमने सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सके, यानी सुरक्षित चांद पे उतरने का जो मेरा सपना था वो फिलहाल अधूरा रहा, क्योंकि हम चांद पे तो नहीं पहुंच सके। जिसमें हमारा जो लैंडर था, जिसको हमने विक्रम नाम दिया था, अपने अंतरिक्ष संस्थापक विक्रम अंबालाल साराभाई जी को एक और तोहफा देने की कोशिश की थी हमारे वैज्ञानिकों ने। लैंडर का नाम रखा था विक्रम, लेकिन हमारा विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग ना कर सका 6 सितंबर 2019 को। फिर भी हमने चंद्रयान 2 में 2 चीज भेजे थे साथियों। एक तो रोवर भेजा था, रोवर का जो नाम था वो था प्रज्ञान। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जबकि लैंडर का नाम हमने आपको बताया विक्रम था, विक्रम साराभाई साहब के नाम पे था। हमने सॉफ्ट लैंडिंग तो नहीं की, हम उसमें असफल हुए, लेकिन हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी हमारे सैटेलाइट, हमारे रोवर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं और वहां से तस्वीरें हमारे इसरो को प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो एक तरीके से इसरो का चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरीके से असफल नहीं हुआ था। यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। फिर हम पुनः चंद्रयान 3 अगले वर्ष या इसी वर्ष भेजने वाले हैं साथियों, जिसमें हम अपने सपने में कामयाब होंगे, यानी हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जो इसरो ने प्राप्त की, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। जी हाँ, जैसे मान लीजिए ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं। कभी एक कोई ऐसा हुआ कि कोई सैटेलाइट हमारी तरफ आ रही है, तो हमारे पास एक ऐसा मिसाइल होना चाहिए कि हम उस सैटेलाइट को रास्ते में ही ध्वस्त कर दें। और ऐसा करने में हमने कामयाबी हासिल की, क्योंकि ऐसा हमसे पहले रसिया, चाइना और अमेरिका 3 ही ऐसे देश थे शायद जिन्होंने ऐसा कारनामा किया था। उसके बाद चौथे देश हम बने भारत। आई थिंक इसमें थोड़ी त्रुटि हो सकती है, इसको आप देख लीजिएगा, या ना हम फिर पुनः अपनी स्थिति को जांचेंगे और अगले क्लास में आपको स्पष्ट कर देंगे। फिलहाल आने वाली सैटेलाइट को या अंतरिक्ष में सैटेलाइट को ही शूट कर दिया हमारे मिसाइल ने, और ऐसी उपलब्धि हमने हासिल की जिसे मिशन शक्ति नाम दिया गया था। अब याद रखिए, मिशन शक्ति के तहत हमने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही शूट कर दिया, नष्ट कर दिया। ये भी हमारे इसरो की एक महान उपलब्धि रही है साथियों। और अगला जैसे मैंने बात किया नाभिक। जी हाँ, नाभिक जो हमारा खुद का पोजीशन सिस्टम होगा। हमारा जैसे अमेरिका के पास GPS है और ग्लोनास है, शायद रसिया के पास आई थिंक, ऐसे अब भारत के पास भी अपना एक तरीके से खुद का GPS हो जाएगा, खुद का ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जिस तरह इसका है, ऐसे भारत के पास अपना हो जाएगा। हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1999 का जब कारगिल का युद्ध हुआ था साथियों, तब कारगिल में सियाचिन ग्लेशियर की पहाड़ियों पे जब पाकिस्तानी सैनिक पैठ जमाए हुए थे, तो हमने पाकिस्तान से कहा था, हमने अमेरिका से कहा था कि आप मुझे अपना GPS सिस्टम दे दीजिए, हमें बता दीजिए कि वो नाभिक, वो सैनिक कहाँ हैं पाकिस्तानी, ताकि हम उन्हें अपनी जमी से खदेड़ सके। तब अमेरिका ने हमें GPS देने से मना कर दिया था। उस दिन भारत ने सोचा था कि हम खुद का अपना GPS जैसा पोजीशन सिस्टम बनाएंगे, और आज इसरो की मदद से भारत ने नाभिक को बना लिया है। और इस नाभिक के तहत साथियों भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव,
म्यांमार जैसे क्षेत्र कवर होंगे। तो इससे भारत भी अपने क्षेत्रीय इलाके में बेहतर पोजीशन मुहैया करवाएगा और इससे धन का भी इनकम होगा। और इसके तहत हमने साथियों 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं अंतरिक्ष में। हालांकि एक सैटेलाइट हमारा असफल हो गया था, जिसके बाद हमने पुनः उसको लॉन्च किया। अब बात कर लेते हैं साथियों इसरो के आगामी मिशन की। दरअसल इसरो का जो आगामी मिशन है उसमें हमारा चंद्रयान 3 है, जिसके तहत हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने की पुनः कोशिश करेंगे। आशा करते हैं इस बार हम सफल होंगे। गगनयान हम भेजेंगे साथियों। गगनयान 3 चरणों में भेजा जाएगा। पहले चरण में मानव रहित विमान होगा, दूसरे चरण में एक रोबोट होगा जिसने हमने व्योम मित्र नाम दिया है, आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, व्योम मित्र नाम दिया है। और तीसरे चरण में हम 3 अंतरिक्ष यात्री, यानी आप मान लीजिए ABC 3 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजेंगे। तो भारत भी अब रसिया, अमेरिका, चाइना जैसा पहुंच बनाने के लिए तैयारी कर चुका है, कमर कस चुका है साथियों। अब गगनयान की तैयारी हमारी हो गई है और हम 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे। हमारे अंतरिक्ष यात्री रसिया में ऑलरेडी इसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। जबकि साथियों हम बात कर लें आदित्य L1 की, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। जी हाँ, चांद का जो कोरोना परत है, सूर्य का जो कोरोना परत है साथियों, सूर्य का जो कोरोना परत है उसके अध्ययन के लिए हमने भी अपना मिशन तैयार कर लिया है, जिसका हमने नाम दिया है आदित्य L1। ये भी हमने सूर्य मिशन के लिए अगले साल लगभग 2024 में भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा भेजा जाना है। उसके अलावा शुक्र के लिए हम मिशन भेज रहे हैं शुक्रयान, और मंगलयान 2 को भी हम मंगल की कक्षा में स्थापित करने का प्रयास करेंगे साथियों। तो ये था इसरो की उपलब्धियां, इसरो के आगामी मिशन, इसरो का अध्ययन, इसरो का इतिहास। आई थिंक अब इसरो से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल, सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपके कवर हो गए होंगे। अगला सवाल है साथियों, हमारा दूसरा सवाल है कि भारतीय पर्यटन नीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा आपको बताना है। पहला सवाल है कि हाल ही में G20 पर्यटन मीटिंग का आयोजन मुंबई में हुआ। जी नहीं, इसका पर्यटन जो हुआ है वो कच्छ के रण में हुआ है, गुजरात में हुआ है। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। और ऑप्शन को चेक करते हैं क्या उसमें भी कोई गलत है। भारत 1982 में राष्ट्रीय पर्यटन नीति लागू किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तीसरा, 1992 में हमने 15 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया। जी हाँ, राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 15 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 1992 में पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया। अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि असम में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। और अगला ऑप्शन है साथियों कि 27 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। 27 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन नहीं मनाया जाता है। 27 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है साथियों 25 जनवरी को। जी हाँ, तो एक तरीके से हमारा ऑप्शन डी गलत है और हमारा ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि साथियों हाल ही में G20 पर्यटन ग्रुप की मीटिंग मुंबई में नहीं, कच्छ के रण में हुई। जैसा हमने कहा गुजरात में। भारत ने फिलहाल राष्ट्रीय पर्यटन नीति तो 1982 में ही लागू की थी, ऑप्शन सही रहेगा। 15 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 1992 में पर्यटन का दर्जा दिया गया, जबकि 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो उसका सही आंसर है 27 सितंबर को। जी हाँ, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जबकि 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं साथियों। अगला तीसरा सवाल है साथियों कि वित्त मंत्रालय के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ा के आधार पर देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने % वृद्धि हुई है। 10%, 15%, 20% या 24%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, वित्त मंत्रालय जिसका एक भाग है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
CBDT, जी हाँ, इसने डाटा जारी किया है कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 24% की बढ़ोतरी हुई है। CBDT के आंकड़े के आधार पर साथियों, जहां प्रत्यक्ष कर बोर्ड पहले 12.98 लाख करोड़ हुआ करता था, वहीं अब ये 15.67 लाख करोड़ हो गया है, यानी 24% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें CBDT ने कहा है साथियों कि जो आयकर हमारा है यानी इनकम टैक्स जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। इसमें 21.23% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि प्रत्यक्ष करों की टोटल बात की गई है उसमें 24% की बढ़ोतरी हुई है। अब बात साथियों, हमने आपसे CBDT की बात करी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में बात की है, तो थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित सवाल UPSC जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई। सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1964 को प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT की स्थापना हुई। ये वित्त मंत्रालय के अधीन एक राजस्व विभाग का हिस्सा है। तो एक राजस्व विभाग का हिस्सा है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है साथियों। और CBDT जो है ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। जैसा हमने कहा साथियों, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं, जबकि 7 अन्य सदस्य होते हैं। अन्य 7 सदस्यों की बात करें साथियों, तो इन 7 सदस्यों में से एक कानून से संबंधित सदस्य होते हैं, एक प्रशासन से संबंधित सदस्य होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, एक जो जांच होता है उससे संबंधित सदस्य होते हैं, एक TPS से संबंधित सदस्य होते हैं और आयकर और राजस्व से भी संबंधित सदस्य होते हैं। जबकि हमने बताया कि एक अध्यक्ष होते हैं। तो एक बहुसदस्यीय निकाय है। प्रेजेंट टाइम में जो CBDT के अध्यक्ष हैं वो नितिन गुप्ता साहब हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि CBDT के अध्यक्ष कौन सा इस समय यानी सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के इस समय निदेशक कौन है, अगर अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, चेयरमैन पूछा जाए, जैसा भी आपसे पूछा जाए, तो ये नितिन गुप्ता है। और साथियों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को जो हमारा आयकर अधिनियम है, जी हाँ, आयकर अधिनियम 1961 के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। और इसके अलावा राजस्व बोर्ड एक्ट 1963, जी हाँ, राजस्व बोर्ड एक्ट। एक तो राजस्व बोर्ड है यानी रेवेन्यू बोर्ड अधिनियम है हमारा 1963, इसके तहत CBDT को पावर प्राप्त है। और एक आयकर जो हमारा एक्ट है 1961, उसके तहत इसको शक्तियां प्राप्त है। साथियों, कर व उससे संबंधित कुछ प्रावधान अब हम देख लेते हैं कि संविधान में इससे संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं। तो भारत के संविधान में साथियों जो भाग 12 है, भाग 12 में आपको मिलेगा राज्य और संघ के बीच वित्तीय संबंध। इस वित्तीय संबंध में साथियों जो करों का वर्णन दिया गया है आर्टिकल 268 से लेके 270 तक। जी हाँ, आर्टिकल 268 से लेके आर्टिकल 270 के मध्य करों को लगाना, उसका संग्रहण करना और किसके किसके मध्य में बांटा जाएगा, इन सब के नियम और विनिमय का प्रावधान भारत के संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 268 से लेके आर्टिकल 270 के मध्य में है। जबकि एक अप्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें, अप्रत्यक्ष करों में GST को आप लोग जानते होंगे 279A में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आप सभी को पता है कि GST को स्थापित किया गया था। हालांकि GST अप्रत्यक्ष करों में आता है। प्रत्यक्ष करों की अगर मैं बात करूं तो 268 से लेकर 270 तक इसकी चर्चा की गई है। इसमें 268A जो है ये सर्विस टैक्स से संबंधित है। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में भारत माता मंदिर का उद्घाटन या कहाँ किया गया, किस राज्य में किया गया है? गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक के मंगलोर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया और यह संभवतः देश का तीसरा भारत माता मंदिर है। इससे पहले
दो भारत माता मंदिर भारत में हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। एक तो आपको हरिद्वार में मिलेगा साथियों, उत्तराखंड में, और एक आपको मिलेगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो पहले से दो भारत माता मंदिर भारत में थे, एक तीसरा भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो ये जो मंगलोर में अमित शाह जी ने भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया है, ये 2.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है साथियों ये मंदिर। और इसके अलावा इसमें 3 करोड़ रुपए की लागत आई है साथियों। और जो भी देश के वीर जवान हैं, जो किसान हैं, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, देश में उनके प्रति भक्ति भावना बढ़ाने के लिए कर्नाटक के मंगलोर में अमित शाह जी ने भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। साथियों अगर कर्नाटक की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये बोसो राज मुंबई हैं। जी हाँ, बोसो राज मुंबई साहब मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की राजधानी जो है वो है बेंगलोर। और बेंगलोर को हम IT सिटी के नाम से भी जानते हैं और सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। IT सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलोर को। साथियों कर्नाटक का जो पहले नाम हुआ करता था वो मैसूर नाम हुआ करता था। आपने आंग्ल मैसूर के युद्ध सुने होंगे, 4 युद्ध आंग्ल मैसूर के हुए थे, आप सभी को पता होगा। पहले 2 को तो हैदर अली ने लड़ा था, हैदर अली साहब ने लड़ा था 2 को। बाद में 2 को टीपू सुल्तान ने लड़ा अंग्रेजों के साथ। तो 4 मैसूर आंग्ल युद्ध भी हुए थे। लास्ट जो युद्ध हुआ था वो 1799 में हुआ था साथियों। और रंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान एक तरीके से, मैं तो ये कहूँगा, शहीद हो गए थे। बाकी किसकी क्या विचारधारा है वो अपने आधार पे कह सकते हैं। कर्नाटक में साथियों कई महत्वपूर्ण आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, जैसे अंसी राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक में मिलेगा। बनेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक में मिलेगा। तो इन 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को आप याद कर लीजिए, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। और इसके अलावा साथियों कर्नाटक में सबसे ज्यादा आपको हाथी मिलेंगे। अगर पूछा जाए देश में सर्वाधिक एलिफेंट कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक हाथी कहाँ पाया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा कर्नाटका में सर्वाधिक हाथी पाया जाता है। यहाँ पे 2 आपको हाथी रिजर्व भी मिलेंगे, एक तो मैसूर हाथी रिजर्व मिलेगा और एक दलवई हाथी रिजर्व मिलेगा। तो 2 हाथी रिजर्व हैं कर्नाटक के अंदर और कई राष्ट्रीय उद्यान है जैसे हमने चर्चा की आपको। अगला सवाल है साथियों कि महर्षि दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 दिसंबर 1825 को हुआ था। जी नहीं, ये आंसर गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म तो 12 दिसंबर को हुआ था, लेकिन 1825 नहीं, 1824 में हुआ था। और 1870 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी ऑप्शन गलत है साथियों। 10 अप्रैल 1975 को आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, 1870 में नहीं, जबकि 1875 में 10 अप्रैल को की थी। इनके बचपन का नाम गौरी शंकर था, ये भी गलत है। इनके बचपन का नाम साथियों मूल शंकर था और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जैसा कि हमने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 जनवरी यानी आज के दिन 1824 में टंकारा में हुआ था। टंकारा आपको मिलेगा गुजरात में। तो टंकारा गुजरात में 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था, यानी जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। इनके गुरु का क्या नाम है हमेशा पूछा जाता है, तो इनके गुरु का नाम है साथियों बिरजानंद हंडीस। जी हाँ, अगर हंडीस ना याद रहे तो आप बिरजानंद याद कर लीजिए। बिरजानंद इनके गुरु थे
और इनका जो विचार था वो था वेदों की ओर लौटो। और साथियों, जो आर्य समाज की विचारधारा रही है वो किसी को प्रभावित किया हो ना किया हो, मुझे बहुत प्रभावित किया है। क्योंकि आर्य समाज में आप सभी को पता है कि जो कर्मकांड हैं उनके खिलाफ बात की गई है। जो कर्मकांड है एक तरीके से मॉडर्न के बनाने की बात की गई है। इसमें छुआछूत जो शब्द उस समय हुआ करता था, जो एक तरीके से लोगों को नीचा दिखाने का कार्य किया जाता था, उसके विरोध की बात की गई है, उसकी निंदा की गई है आर्य समाज में। इसके अलावा साथियों, मूर्ति पूजा की भी निंदा की गई है आर्य समाज में। ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय साहब ने प्रतिपादित किया था उसमें भी मूर्ति पूजा की निंदा की गई थी। और बलि जो प्रथा हुआ करती थी उसकी भी निंदा की गई आर्य समाज में। और छुआछूत कर्मकांड जैसे का भी निंदा किया गया आर्य समाज के बारे में। और आर्य समाज कहता क्या था? आर्य समाज का मतलब था कि वेदों की ओर लौटो। जी हाँ, वेदों की ओर लौटो। जो 4 वेद हमारे पास थे, आप सभी को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ये कह रहे थे कि वेदों की ओर लौटो। ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था बेल्टाइन सिराल जी। बेल्टाइन सिराल ने कहा था कि ये भारतीय अशांति के दूत हैं। यानी इनके कहने का तात्पर्य था कि ये इनके रहते हुए भारत में शांति से नहीं रहा जा सकता है। इन्होंने कहा था, बेल्टाइन रिसाल ने कहा था, सिराल ने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था साथियों कि ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखली करने वाला अगर कोई व्यक्ति भारत में है तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। इनके मृत्यु के बाद साथियों, जैसा हम लोग जानते हैं कि डीएवी कॉलेज की स्थापना भारी मात्रा में की गई। सबसे पहले डीएवी कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो लाला हंसराज साहब ने की थी। तो सबसे पहले डीएवी कॉलेज यानी दयानंद एंग्लो जो वैदिक कॉलेज हुआ करते थे, इनकी स्थापना सबसे पहले लाला हंसराज ने किया था। कब किया था? 1886 में। तो सबसे पहले डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सवाल नंबर 1 लाला हंसराज ने। कब किया था? सवाल नंबर 2 1886 में। और स्वामी श्रद्धानंद ने, जी हाँ, ये भी आर्य समाज के ही सदस्य थे। स्वामी श्रद्धानंद को आप लोग जानते होंगे। इन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम किया। अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा इनके बारे में। तो स्वामी श्रद्धानंद साहब ने 1901 में कांगड़ी में गुरुकुल विद्यालय की शुरुआत की। तो एक तरीके से आर्य समाज के जो लोग थे उनके सदस्य थे। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के बाद एक तो डीएवी कॉलेज और एक गुरुकुल कॉलेज, 2 की नींव रखी जो आज भी भारत में विद्यमान है। तो ये थे साथियों आज के टॉप 5 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए आप। ह्यूमन एररवश अगर कोई गलती हुई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर वो सुधार मिल जाएगा। यदि कोई गलती हुई साथियों, मैं उसे सही कर दूंगा। फिर भी यदि आप सभी को सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।